गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार है। आइए हम लोग सर शुरू करते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र। यहां से हम लोग पढ़ना आज शुरू करेंगे। इसमें समान धातु तथा समान क्षेत्रफल के दो प्लेट होते हैं, ये हमने पढ़ा था। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। अब कहते हैं कि कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करता है। हम बोले थे सर विद्युत गतिज क्षेत्र की अगर बात करेगा, मोटर और जनरेटर विद्युत गतिज क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करता है, जबकि ट्रांसफार्मर अगर कहेगा तो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करता है। तो इसको हम सर हाईलाइट करेंगे, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करता है। संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। एक तो संधारित्र के सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, यानी C बराबर फॉर्मूला ऐसे भी होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट आपको भी पता है निर्वात की परम विद्युतशीलता है। A क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, और D दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो ये परावैद्युत स्थिरांक है। क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। अगर कोई ये कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर है और इसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है, ये मान लेते हैं कि कोई कैपेसिटर है और इसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है। ये पावर सप्लाई है। ऐसा अगर पावर सप्लाई है तो एसी है इसका, ऐसा अगर पावर सप्लाई है तो इसको हम एसी पावर सप्लाई कहते हैं, और अगर ऐसा पावर सप्लाई है तो इसको हम डीसी पावर सप्लाई कहते हैं। अगर मान लो ये कोई कुचालक पदार्थ रख दिया गया, जिसका हर कुचालक पदार्थ का एक परावैद्युत नियतांक होता है। ये मान लो कोई कुचालक पदार्थ है, हर कुचालक पदार्थ का एक परावैद्युत नियतांक होता है। मान लेते हैं ये कोई कुचालक पदार्थ है जिसका परावैद्युत नियतांक K है। हर कुचालक पदार्थ का परावैद्युत नियतांक होता है, मान लेते हैं इसका परावैद्युत नियतांक K है। और एक कंडीशन है जब इसमें सर कुछ नहीं भरा जाता है, केवल और केवल हवा रहता है। ये मान लो पावर सप्लाई है और ये इसमें कुछ नहीं भरा गया है, तो और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इसमें भी A है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी इसमें D है। ये यहां भी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी जो है वो कितनी है मेरी जान, D है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो A है और दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो D है। तो यहां पर जो धारिता होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि K परावैद्युत स्थिरांक है। वैसे अगर C, यहां पर C पदार्थ है, कोई भी पदार्थ कुचालक पदार्थ है, इसलिए इसको हम C पदार्थ या C कुचालक पदार्थ कहते हैं। और यहां पर C हवा है, यानी इसके बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ध्यान देना। अरे कर देंगे भाई भवेश कुमार जी, पीरियोडिक टेबल को भी पूरा कर देंगे। हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं हम अभी एकदम। सब पढ़ा दो, ये वो टॉपिक नहीं पढ़ाओ तो देखो उसके लिए मैसेज कर देता है, लव यू। देखो कहते हैं नशीर जी, कृष्णा जी, अगर कहते हैं कि अगर मान लो कुछ नहीं है, इसके दोनों प्लेट के बीच में हवा एक माध्यम है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है, A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, D दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। अगर कोई कुचालक पदार्थ रहता है जिसका परावैद्युत नियतांक K है, तो इसका फॉर्मूला C पदार्थ बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। K क्या है, K परावैद्युत नियतांक है। K क्या है मेरी जान, K परावैद्युत नियतांक है। अब अगर इन दोनों को हम सर भाग देते हैं, अगर हम इन दोनों को भाग देते हैं, यानी C पदार्थ बटा C हवा बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी
अब बट्टे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इन दोनों को जब हम काट देते हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कट जाएगा तो ये के बराबर हो जाएगा। सी पदार्थ बटा सी हवा इज इक्वल टू के, यानी परावैद्युत नियतांक दैट इज के, जिसको आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो पदार्थ की धारिता और हवा की धारिता का एक अनुपात होता है। ध्यान दीजिएगा। देखो क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, कहते हैं परावैद्युत स्थिरांक जो है वो पदार्थ और हवा का धारिता का अनुपात होता है। पदार्थ अगर रहेगा तो तुमको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि अगर कोई दो समानांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है जिसका परावैद्युत नियतांक के है, तो उसकी धारिता कितनी गुनी हो जाएगी? तो हम कहेंगे के गुनी हो जाएगी, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना। कहेगा तुमको क्वेश्चन क्या, एक दे देगा कि अगर कोई कुचालक पदार्थ है जिसको हम सर दो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रखते हैं, जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, ये कुचालक पदार्थ है, इसको रखते हैं जिसका परावैद्युत नियतांक के है, तो धारिता कितनी गुनी हो जाएगी? के गुनी, के स्क्वायर गुनी 1/k गुनी, तो कहेंगे के गुनी हो जाएगी। अब देखो कहता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कथी? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो के बराबर हो जाता है सी पदार्थ बटा सी हवा। अब देखो देखो कहता है क्या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो, ध्यान देना, जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो तब संधारित्र की धारिता, और जब दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो तब उस संधारित्र की धारिता का अनुपात उस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। परावैद्युत स्थिरांक बराबर होता है सी पदार्थ बटा सी हवा, यानी के इज इक्वल टू सी पदार्थ बटा सी हवा। अब देखो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक 1 से अधिक होता है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना से अधिक होता है? 1 से अधिक होता है हमेशा, ये फिक्स है। अब नेक्स्ट लाइन भी आपको समझ में आएगा कि अगर दोनों प्लेटों के बीच रखे कुचालक पदार्थ, ये दो प्लेट है, इसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिए जिसका परावैद्युत स्थिरांक के है, जिसका परावैद्युत विभव या परावैद्युत स्थिरांक के हो, तो उसकी धारिता के गुनी हो जाती है, अर्थात सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाती है। उसके बाद कभी कभी तुमको क्वेश्चन पूछता है 1 पिको फेराड इज इक्वल टू, पिको मतलब होता है 10⁻⁻12, तो 10⁻12 फेराड। वैसे ये कम पूछता है, 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू 10⁻6 फेराड, ये ज्यादा पूछता है। 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू 10⁻6 फेराड, ये ज्यादा पूछता है। 1 पिको फेराड इज इक्वल टू 10⁻12 फेराड। अब अगर पंखा के लिए ये कितना होता है सर? पंखा में जो हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं या तो 2.5 माइक्रो फेराड का, या नहीं तो 1.5 माइक्रो फेराड का कहते हैं पंखा के लिए। अभी सर जिन लोगों ने एलपी फाउंडेशन में एडमिशन ले रखा है, उनका एक पेपर अभी फिजिक्स चलता है और दूसरा रीजनिंग चलता है, और तीसरा आपका ट्रेड चलता है। ये 3 पेपर आपका कंटिन्यू है। ट्रेड जिन लोगों ने इलेक्ट्रीशियन ले रखा होगा उनका टीटीएस में चलता है, यानी मंगल, बृहस्पति और शनि, और जिन लोगों ने फिटर और ऑटोमोबाइल ले रखा होगा उनका MWF में चलता है, यानी सोम, बुध और शुक्र में। ठीक है राजवीर जी। और जैसे ही सर लोग ठीक होंगे, ये आपका जो 2 घंटा नॉन टेक चल रहा है ये बढ़ जाएगा, या माहौल जिस दिन ठीक हो जाएगा सर। अब संधारित्रों का समूहन है, ये संधारित्रों का समूहन भी 2 प्रकार का होता है, एक जैसे श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। संधारित्रों का समूहन जैसे सर रेजिस्टेंस का समूहन होता है, वैसे ही संधारित्रों का समूहन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समानांतर क्रम समूहन। यह है श्रेणी क्रम समूहन और यह है समानांतर क्रम समूहन। ध्यान दीजिएगा।
श्रेणी क्रम समूहन की अगर हम बात करें तो श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि कैपेसिटर सीरीज में होते हैं। ये सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए हैं। समानांतर क्रम समूहन आप जानते ही हैं कि समानांतर में होगा। मान लेते हैं हम दो कैपेसिटर पर अगर हम चर्चा करें तो ये समानांतर क्रम समूहन है। देखिए ये C1 है और ये C2 है। यहां भी मान लेते हैं हम ये C1 है और ये C2 है। एसएससी जीडी वालों का भी अभी फिजिक्स चल रहा है और रीजनिंग चल रहा है। देखिएगा मैथ कब से होगा सर? 15 तारीख के बाद सर को हम बोले थे कि देखिएगा सर स्थिति सुधर जाएगी तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं अगर श्रेणी क्रम समूहन की बात करोगे तो ये C1 है और ये C2 है। समानांतर क्रम समूहन में ये C1 और ये C2 है। तो अगर हम श्रेणी क्रम समूहन की बात करें तो यहां 1/C समतुल्य, अगर रेजिस्टेंस रहता तो R1 प्लस R2 हो जाता। तो जो रेजिस्टेंस में सीरीज में करते हैं वो यहां पैरेलल में करते हैं, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में करते हैं वो यहां सीरीज में करते हैं। जैसे अगर मान लो यहां पर रेजिस्टेंस रहता, यहां रेजिस्टेंस रहता ये R1 और ये R2, तो R समतुल्य कितना लिखता तुम? R समतुल्य लिखता R1 अब प्लस R2। और यहां अगर समानांतर में रहता दो, अगर ये समानांतर में रहता, अगर ये समानांतर में रहता ये R1 और ये R2, तो 1/R समतुल्य इज इक्वल टू लगा देते हो यहां 1/R1 अब प्लस 1/R2। तो कहते हैं अगर ये सीरीज में है R1 R2 तो R1 प्लस R2 कर देंगे, और समानांतर में अगर है तो 1/R1 प्लस 1/R2 कर देंगे। लेकिन यहां उल्टा होता है, यहां R1 प्लस R2 नहीं होकर के जो काम यहां पैरेलल में करते हैं ना रेजिस्टेंस में, वो काम यहां सीरीज में करते हैं। जो काम यहां सीरीज में करते हैं वो काम यहां पैरेलल में करते हैं। अर्थात यहां पर अगर C समतुल्य तुमको निकालना होगा, यहां अगर C समतुल्य निकालना होगा तो ये C1 अब प्लस C2 होगा। C समतुल्य बराबर C1 प्लस C2 होगा। यहां पर 1/C समतुल्य बराबर हो जाएगा 1/C1 अब प्लस 1/C2। यहां से अगर हम C समतुल्य निकालेंगे, C समतुल्य निकालेंगे सीधा निकल जाएगा C1 C2 अब बटा C1 प्लस C2। यहां पर अगर C समतुल्य निकालेंगे सीधा ये C1 प्लस C2 हो जाएगा। देखो जो काम रेजिस्टेंस में सीरीज में करते हैं वो काम यहां पैरेलल में करते हैं कैपेसिटर में, और जो काम यहां पैरेलल में करते हैं वो काम यहां सीरीज में करते हैं, उल्टा होता है। अब देखो मामला और बाकी चीजों का जो मामला है, यहां देखो यहां से यहां तक का वोल्टेज V1 है, यहां से यहां तक का वोल्टेज V2 है, और फिर यहां से यहां तक का वोल्टेज जो है वो V है। इसमें धारा का मान सेम होता है, करंट का मान सेम होता है, ये करंट का मान सेम होता है, और इसमें भी आप जाओगे तो करंट का मान जो है अलग अलग होता है। यहां से यहां तक ये I1 गया, यहां से यहां तक ये I2 गया, और ये तो I गया ही गया। तो कहते हैं इसमें वोल्टेज का मान अलग अलग होता है और धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है, और इसमें धारा का मान अलग अलग होता है और वोल्टेज का मान समान होता है। सर ध्यान दीजिएगा, इसमें वोल्टेज का मान अलग अलग होता है श्रेणी में। ऐसे भी हम बोले थे आपको समानांतर में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। देखो समानांतर में वोल्टेज समान है, धारा अलग अलग है। इसका उल्टा इसमें हो जाता है, श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग होता है और धारा समान होता है। अब देखो कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। इसमें भी सर अगर हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने के बाद क्या हो जाएगा बताओ? इस कैपेसिटर का जो पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, तो कहेंगे इस कैपेसिटर का दूसरा सिरा दूसरे के पहले कैपेसिटर का दूसरा सिरा दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से, और दूसरे कैपेसिटर का दूसरा सिरा तीसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से जुड़ा होगा। ये मान लो ये पहला सिरा है और ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा ये दूसरा सिरा है। इसमें कहेंगे सभी कैपेसिटर का पहला सिरा एक साथ और सभी कैपेसिटर का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होगा। ध्यान देना,
कहते हैं आई क्या है? आई करंट है रे। अरे चोटा चोर, कहता है आई क्या है? आई करंट है, आई करंट है। अरे बाप रे बाप। अब पूछना थोड़ी देर के बाद कि आई आर क्या है? तार प्रतिरोध है। भी क्या है? तो भी वोल्टेज है। मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ाएंगे चोटा चोर सब। कहता आई क्या है? श्रेणी में अगर 1/c समतुल्य, अगर श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग, धारा समान, समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। अब देखो, कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन, इस क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है और यही क्रम आगे की ओर बढ़ता है। देखो, अगर ये मान लो कि ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, तो पहले संधारित्र का पहला और ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहां देखो ये C1 C2 C3 है, तो 1/c समतुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो गया। इस प्रकार के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। देखो, धारा का मान हर जगह समान होगा। ये आई अगर गया तो आई हर जगह समान होगा, आई ये जाएगा, लेकिन वोल्टेज का मान यहाँ V1 हो जाएगा, तो यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ V3 हो जाएगा, और फॉर्मूला आ जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। समानांतर में जाओगे तो समानांतर में देखो, ये तीन गो है C1 C2 C3, इसका वोल्टेज समान होगा, तीनों का धारा अलग अलग हो जाएगा। इस समूहन में, इस प्रकार के समूहन में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ, देखो ये पहला सिरा है इसका, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तो प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। यहाँ C समतुल्य बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। जब ये सर समानांतर कहे ना, तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। देखो, एक बार हम फिर समझा देते हैं तुमको। यह श्रेणी क्रम समूहन, यह समानांतर क्रम समूहन, ठीक है। श्रेणी क्रम समूहन में एक के बाद दूसरा रहता है, समानांतर में एक दूसरे के समानांतर रहता है। तो श्रेणी क्रम समूहन में 1/c समतुल्य इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है, और समानांतर क्रम समूहन में अगर आओगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जुड़ते जाता है। समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग होता है। श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग होता है, धारा समान होता है। देखो, ये वोल्टेज यहाँ V1 है तो यहाँ V2 होगा, यहां पर दोनों तीनों चारों जो भी कहेगा उसका वोल्टेज समान होगा। अच्छा, इनका कहना है कि हमको बताइए कि रेजिस्टेंस का विलोम जो है, राहुल कुमार शाह जी का कहना है कि रेजिस्टेंस का विलोम क्यों होता है। सर, उसके पीछे भी रीजन है, तब तो आपको फिर प्रूफ में जाना पड़ जाएगा, प्रूफ पढ़िएगा तब मामला बनेगा। जैसे देखिए, हम प्रूफ पढ़ा देते हैं आपको, गुरुजी हैं और हमारा काम है, हमको बताइए कि रेजिस्टेंस का विलोम कैपेसिटर में सीरीज एंड पैरेलल क्यों होता है। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। तू हमरा अलाउद्दीन मास्टर बुझता है कि रे, हम तोरा एकदम पढ़ा देंगे, तोरा टेंशन ना लेना है। देखो, इस सीरीज में रखे रेजिस्टेंस को, यही सीरीज में रख देते हैं कैपेसिटर को। हम दोनों प्रूफ करके दिखा देते हैं तोरा। देखो, इसमें ये रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है। यहां से यहां तक का वोल्टेज V1 है और यहां से यहां तक का वोल्टेज V2 है, और टोटल वोल्टेज जो है वो V है। देखो, इनका कहना हुआ कि सर ये प्रूफ कीजिए कि क्यों ऐसा होता है। वैसे प्रूफ हम करते नहीं है, लेकिन गुरुदेव को तुम ललकार दिया है इसलिए कर दे रहे हैं। ये C1 है और ये C2 है, यहां से यहां तक का V1 है और यहां से यहां तक का V2 है, और टोटल वोल्टेज जो होगा वो V होगा, मान लेते हैं। तो प्रूफ कर देते हैं हम। सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अगर ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो, लिख सकते हैं हम। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखेंगे। अब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखेंगे तो V बराबर होता है IR। IR में क्या है? सब जगह I का मान समान होगा, सब जगह I ये जाएगा, क्योंकि धारा इसमें समान होता है। तो इसमें हो जाएगा अब V1 इज इक्वल टू IR1, अब V2 इज इक्वल टू IR2। यहां से I कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखो, ये प्रूफ हो गया।
यहां पर जब लेंगे v इज इक्वल टू, यहां जब हम लेते हैं मेरी जान v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो आपको पता होना चाहिए कि c बराबर q बाई v होता है या v बराबर q बाई c होता है। c बराबर हम पढ़ाएं एक रिलेशन q बाई v, c बराबर q बाई v होता है, अब v बराबर q बाई c होता है, v बराबर q बाई c होता है, तो यहां v बराबर q बाई c लिख देंगे। यहां q सब जगह आवेश तो समान होगा क्योंकि धारा समान है, तो यहां भी q यहां भी q, तो q बाय यहां हो जाएगा c1, ये हो जाएगा प्लस q बाय c2। अब यहां से निकाल लो, q कॉमन लेके काट दो, और q कॉमन लेके काट दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 बाई q इज इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2। तो देखो उल्टा आता है। इंडिया में किसकी औकात जो हमको ललकार दे, वो भी साइंस मेरे चोटा। ये बात तो ठीक बोला पीएस मिश्रा तुम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी चला अभी अगर 10 दिन पढ़ाना छोड़ देते हैं तो हमको भी पढ़ना पड़ता है, बताओ सब हो जाएगा एकदम पपुआ, टेंशन नहीं ले तुम, पहले पढ़ बढ़िया से पहले। ये v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 हो जाएगा, ये v बराबर v1 प्लस v2, IR बराबर IR1 प्लस IR2, R1 प्लस R2 हो गया, इसीलिए ये R1 प्लस R2 होता है, इसीलिए ये 1 बाई c इज इक्वल टू यहाँ 1 बाई c हो जाएगा, 1 बाई q कॉमन लेके काट देंगे, 1 बाई c इज इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2। द नेक्स्ट वन इज, लेकिन इस प्रूफ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सर किसी भी फॉर्मूले के प्रूफ को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको सिर्फ ये जानना है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ये नहीं जानना है कि साइन ए प्लस बी आया कहां से, ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। राहुल जी लीजिए आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ लेकिन सर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट में। ओए होए, विद्युत धारा के प्रकार, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। देखो विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी, और एक होता है डायरेक्ट करंट दैट इज डीसी। ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी, हाँ मेंस नहीं लिखना है इसलिए प्रूफ नहीं पढ़ना है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहते हैं सर एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी और डीसी की अगर हम बात करें, दो प्रकार का करंट होता है। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, इसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट बोले तो प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट बोले तो दिष्ट धारा। देखो नाम है इसका अल्टरनेटिंग, ये ऐसा ऐसा जाता है, और डायरेक्ट करंट की अगर बात करोगे तो डायरेक्ट करंट ऐसा जाता है। ठीक है, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा जो कि ऐसे ऐसे जाता है, और डायरेक्ट करंट की बात करें तो दिष्ट धारा जो कि ऐसे जाता है। ये करना में, ये देखो इसका डेफिनेशन क्या है। अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं वैसी धारा जो एक निश्चित समयांतराल में बदलता रहे, जिसका दिशा और परिमाण एक निश्चित समयांतराल में बदलता रहे उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और जिसका दिशा और परिमाण नहीं बदलता उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये देखो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, दैट इज फ्लक्चुएट करेगा, तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग। नाम है अल्टरनेटिंग।
मतलब अल्टर होगा ही, अप डाउन अप डाउन। ये डायरेक्ट है, मतलब ये एकदम अल्टर नहीं होगा। तो कहते हैं मेरी जान दिष्ट धारा। ये पहले तो ये दो प्रकार का होता है विद्युत धारा। एक होता है दिष्ट धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का दिशा का मान नियत रहे, दिष्ट धारा कहलाता है। धारा का परिमाण और दिशा, यहां परिमाण हो जाएगा, परिमाण और दिशा का मान नियत हो, दिष्ट धारा कहलाता है। आपके सामने है ये फिगर, ये दिष्ट धारा है। ये धारा कहां कहां से, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त की जाती है। डीसी जनरेटर भी होता है। इसका यूज सर पूछेगा, ये तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, यही पूछता है मेनली। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग डीसी का उपयोग करते हैं। आप कहिएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है सर, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। कहते हैं आर्क वेल्डिंग में ईबी सर ये नहीं पूछेगा, जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एसी भी यूज होता है। बैटरी चार्जिंग सब जानता है, केवल डीसी पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचालन ईबी नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा दो को पूछेगा, एगो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेनली पूछता है, अब बैटरी चार्जिंग तो सब जानता है डीसी पर होता है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा परिमाण और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। आपके सामने है, ये एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, यानी अप कभी डाउन। ये धारा अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर कहते हैं। वो जनरेटर, अल्टरनेटर का ही दूसरा नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से प्राप्त होता है। अल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर कहते हैं। यह धारा अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं सर, घरेलू उपयोग में, औद्योगिक क्षेत्र में, प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों को प्रचालित करने में इसका उपयोग करते हैं। मेनली सर क्या लिखता है लड़का, सर आपने झूठ बोला। कौन बात हम झूठ बोले रहे सर, आपने झूठ बोला। ये लगाओ, इसको फोन लगाओ, कौन है? एक 3 छूट गया, 3 डालो। क्या झूठ बोले भाई हम? देखो क्या लिख रहे हैं, कौन है? हेमंत कुमार, जल्दी बताओ क्या झूठ बोलना, तो क्लास छोड़ देंगे हम। अरे उसको पहले दिखाओ हमको। हम बुक क्या लिखा है? हम बुक काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करेगा तुम। कुछ एड्रेस में गलती भरा होगा इसलिए नहीं गया होगा। बहुत लोगों का बुक चला गया। कितने लोग ऐसे हैं सर जिन जो ऑनलाइन बुक मंगवाए हैं और ऑनलाइन बुक आपको मिल गया है? जल्दी से 1 टाइप करो। अगर ऑनलाइन बुक आप मंगवाए हैं और ऑनलाइन बुक मिल गया है तो 1 टाइप करो, और जिनको नहीं मिल पाया है वो 2 टाइप करेंगे। ऑनलाइन सब ऐसा थोड़े कि हम लोग पैसा ले लेते हैं फिर भेजते नहीं है। 100 रुपया से कितना ठगेंगे तोरा हम। अब देखो, जिनको सर मिल गया है जल्दी से 1 टाइप करो, जिनको नहीं मिला है 2 टाइप करो। चंगू मंगू सब कुछ से कुछ बोलते रहता है। घरेलू उपयोग में अब पता चला कि 8,06,000 की जगह 8,09,000 लिख दिया है, अब बुक जाने की जगह पटना चल गया हाजीपुर, और लौट के फिर आ जाता है। 12 दिन 24 दिन तो वह में लग जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रचालित करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, मेनली सर घरेलू उपयोग में हम लोग एसी का उपयोग करते हैं। देखो तुमको जब भी पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पूछेगा किसका, तो कहेंगे डीसी का। अब कैसे, वो तो हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर है एसी और डीसी में सर अंतर, एसी और डीसी में अंतर, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो बहुत सारा अंतर है। तेरी दुनिया ननिया ननिया, देखो एसी और डीसी में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिशियन का बुक अभी नहीं आ रहा है, छोटा सा पहले किताब दुकान खुलता नहीं है। एसी
और ये हो गया डीसी। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, अल्टर होता है। डीसी बोले तो जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। अब देखो, अगर हम एसी की बात करें तो एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, जबकि डीसी का नहीं बदलता है। तो इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग सर हम लोग करते हैं घर में, घरों में एसी का उपयोग करते हैं। डीसी का उपयोग सर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, उसके बाद बैटरी चार्जिंग में, अभी तुरंत हम तरह पढ़ाए हैं, बैटरी चार्जिंग में इसका उपयोग करते हैं। फिर आ जाओ हम एसी की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, एसी की अगर हम बात करें घरों में उपयोग करते हैं, घर में जितना भी सप्लाई है सब एसी है। बैटरी और चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग डीसी का उपयोग करते हैं। फिर अगर हम एसी की बात करें सर, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, इसमें प्लस माइनस 3% की छूट होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है सर 50 हर्ट्ज, इसमें प्लस माइनस 3% की छूट होती है। या तो 47 हर्ट्ज होगा या तो 53 हर्ट्ज होगा। और डीसी की जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति कहता है प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो सर प्रति एकांक समय में दोलन का मतलब अप डाउन, अप डाउन, ये अप डाउन करता है तो प्रति एकांक सेकंड में दोलनों की संख्या हो गया। ये अप डाउन नहीं करता है तो इसकी 0 हो गई। ध्यान देना, अगर ये अप डाउन करता है तो इसकी आवृत्ति हो गई 50 हर्ट्ज, जिसमें प्लस माइनस 3% की छूट है। और ये अप डाउन नहीं करता तो इसकी आवृत्ति 0 हो गई, क्योंकि एकांक समय में कितना बार अप डाउन किया 1 सेकंड में, वही उसकी आवृत्ति होती है। ये अप डाउन करवे नहीं करता तो इसकी आवृत्ति 0 करे। अब देखो, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करता है तो हमको अच्छा लगता है, वेरी गुड। अब अगर हम एसी की बात करें, एसी की बात करें तो एक औसत, इसका औसत जो होता है, एसी का जो औसत होता है, इधर हो गया +5, इधर हो गया -5। इसका जो औसत मान होता है, इसका जो औसत मान होता है, ऊपर +5 नीचे -5, प्लस माइनस, इसका जो औसत मान होता है तो +5 और -5/2 करोगे, +5 -5/2 करोगे, 0 आ जाएगा। तो इसका औसत मान 0 होता है। इसका औसत मान अगर कहोगे तो इसका औसत मान 0 होता है। और इसका औसत अगर कहोगे तो ये +5 है तो इधर भी +5 होगा। तो इसका औसत मान अगर बात करोगे तो 5 + 5 /2, ये हो जाएगा 5। इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है, जबकि इसका औसत मान जो होता है 5 - 5/2 = 0 हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है हम बताएंगे सर, मनोज यादव जी हम बताएंगे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, इसका जो औसत मान होता है, औसत मान मतलब +5, 2 का औसत लेते हैं, +5 - 5, +5 - 5/2 = 0। इसका जो औसत मान होता है तो 5 + 5/2 = 5। अल्टरनेटिंग करंट, इसका औसत 50 हर्ट्ज, प्लस माइनस 3%। इसका अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करेंगे तो इसका औसत मान अगर हम निकालेंगे तो कितना, इसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसका औसत मान 0, इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। फिर यहां से कंटिन्यू करते हैं सर। ये एसी है और ये डीसी है। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता, जबकि अगर डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करिएगा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। डीसी के साथ
ट्रांसफार्मर को T/F लिखते हैं, का प्रयोग करने से ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ट्रांसफार्मर जल जाएगा। डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करिएगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अब देखो, कहते हैं अब क्यों जल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है, ये लेगा तो बस घुसेगा, तो घुसते रह जाएगा, इतना गर्म होगा कि जल जाएगा। ये तो सर अप डाउन लेगा निकालेगा, लेगा निकालेगा, लेगा निकालेगा, घुसाएगा निकालेगा, घुसाएगा निकालेगा, तो ये ठंडा रहेगा, इसलिए ही नहीं जलेगा। ट्रांसफार्मर के साथ केवल एसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। अगर आपको मान लीजिए दूर तक भेजना है, तो दूर तक भेजने के लिए हम लोग एसी का उपयोग करते हैं। अगर आपको दूर तक भेजना है, दूर तक भेजना है, तो दूर तक भेजने के लिए हम लोग एसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि एसी का लॉस कम होता है, एसी का क्षय कम होता है। डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है। बैटरी का करंट तुम यहां से उड़ीसा भेजोगे तो नहीं जाएगा, डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है, भेजना संभव नहीं है। एसी को दूर तक भेजना संभव है, जबकि डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है। अब देखना, डीसी में ट्रांसफार्मर क्यों नहीं? हम बोले डीसी डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट मतलब एकदम जाते ही रहता है, अप डाउन नहीं मारता है, तो सर इतना गर्म हो जाएगा कि जल जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ये दूर तक भेजे, एकदम कितना अच्छा तुम लोग पढ़ता है, देखो ये दूर तक भेजना संभव है, इसको दूर तक भेजना संभव नहीं है। अब देखो, अगर हम एसी की बात करें, पहले इतना को क्लियर कर लो। एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते। विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके साथ करते हैं? डीसी के साथ। डीसी की सहायता से विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग की जा सकती है। एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। एसी को आप दूर तक भेज सकते हैं, इसीलिए देखना पोल पर जितना भी जा रहा है 11,000 33,000 सब एसी है। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। एसी की बात करोगे, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाता है। यह ट्रांसफार्मर क्या है आगे पढ़ेंगे सर इसी चैप्टर में। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। क्यों बदलता है सर? क्योंकि ये ऐसे चलता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि ये ऐसे चलता है। अब देखो, कहता है इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, जिसमें प्लस माइनस परिवर्तन, इसमें परिवर्तन की छूट प्लस माइनस 3% होती है, प्लस माइनस 3%। डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। एक पूरे चक्र में एसी का औसत मान तो +5 और -5 बटा 2 कर दोगे 0 आ जाएगा। एक पूरे चक्र में एसी का औसत मान 0 होता है, जबकि डीसी का औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। अभी इसका 5वें पॉइंट पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब देखो, ये 5 के बाद जो नेक्स्ट 5 है उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। पहले सर जो पढ़े हैं उसको हम एक बार फिर से देखेंगे। डीसी का उत्पादन कितने वोल्ट तक हो सकता है? लास्ट डीसी का उत्पादन लास्टली सर 11,000 वोल्ट तक भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। आ जाइए सर इधर। बुक थोड़ा बहुत अगर लेट से पहुंचे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समानांतर प्लेट संधारित्र की अगर हम बात करें तो इसमें समान धातु के प्लेट हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ε0a/d, यानी ε0a और d 3 चीजों पर निर्भर करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है C पदार्थ बटा C हवा, ये K के बराबर होता है। कहते हैं कितना गुना हो जाएगा अगर कोई कुचालक पदार्थ दे देंगे, तो कहेंगे K गुना हो जाएगा 1 पिकोफैराड 10⁻12 फैराड। पंखा का 2.52 1.5। संधारित्र 2 क्रम में होता है, एक श्रेणी क्रम संधारित्र और एक समानांतर। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। समानांतर में सीधे जुट जाता है C1 + C2 + C3। समानांतर में वोल्टेज समान होता है, धारा या आवेश अलग अलग, और उसमें श्रेणी में उसका उल्टा हो जाएगा। विद्युत धारा 2 प्रकार का, एगो एसी एगो डीसी। एसी में बैटरी क्यों नहीं चार्ज होता है सर? क्योंकि एसी को स्टोर करना संभव नहीं है। एसी को आप स्टोर करके रख नहीं सकते, केवल डीसी को रख सकते हैं। आज डीसी की अगर हम बात करें, ये डायरेक्ट करंट है, इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। एसी इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग में डीसी का उपयोग करते हैं। एसी की अगर बात करोगे तो एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ बदल जाता है,
इसलिए उसका उपयोग घरों में करते हैं। एसी को दूर तक भेजना संभव है जबकि डीसी को नहीं है। एसी से बैटरी चार्ज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते, वो डीसी से करेंगे। एसी का औसत मान शून्य होता है क्योंकि +5 -5 करोगे, एसी का औसत मान करोगे +5 -5 शून्य हो जाएगा। एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है जिसमें ±3% की छूट होती है। ठीक है, आज की कार्रवाई ट्रांसफार्मर हम आगे पढ़ाएंगे सर। अलग अलग देश का अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है बिट्टू जी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी, बैटरी चार्जिंग में डीसी, ये एकदम याद रखना, खूब पूछता है। बुक कौन सा साइट से मिलेगा? ये सर बुक मिलेगा आपको, क्या स्पेलिंग है सॉफ्टडे का? SHOPDAY, वहां से मिल जाएगा आपको सारा बुक। थैंक यू वेरी मच।